हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब भाई रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है? तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है कि जिस ऑर्डर में सारे मेटल्स किसी भी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं, ये KNaCl Mg Al Zn Fe, मतलब ये ऊपर वाले, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होगा वो होगा मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे होगा प्लेटिनम और गोल्ड, ये होते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो जितना ऊपर उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव और जितना नीचे उतना ही लेस रिएक्टिव। तो चलो हम देख लेते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का न्यूमोनिक्स क्या है भाई? इतना लंबा चौड़ा हम याद कैसे करेंगे? कोई हमें ट्रिक दे दो या कोई ऐसा ईजीएस्ट फार्मूला, ईजीएस्ट तरीका जिससे हम याद कर सकें। तो सबसे पहले तो कोई भी निमोनिक या कोई भी ट्रिक पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन मेटल्स के नाम क्या क्या हैं। सबसे ऊपर है के यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, Na सोडियम, और फिर आता है Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Al यानी एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड एंड Pt है लास्ट में प्लेटिनम। तो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर ये जो मेटल्स हैं ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, और जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये होते हैं हमारे मोस्ट रिएक्टिव। और उनमें भी सबसे ऊपर कौन सा है? के, यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो KNaCl Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au और Pt। ठीक है, इसको याद कैसे करें? तो या तो हम हाइड्रोजन तक अपना कोई निमोनिक बना लेते हैं, या फिर देख लेते हैं कि अगर पूरा ही रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है तो उसके लिए एक अलग से है। तो अगर हम हाइड्रोजन तक भी याद कर लें और नीचे का कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का सी याद कर लें, Cu Hg Ag Au Pt, और ऊपर का हम ऐसे देख लेते हैं कि के काशी नाथ का माली आलू जराफी का सुंदर पकाता है। काशी यानी के, नाथ Na, Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीका, Sn सुंदर, Pb पकाता और H है, एंड देन Cu Hg Ag Au Pt। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर अगर हमें ये नहीं देखना है तो हम देख सकते हैं पूरे रिएक्टिविटी सीरीज का एक और तरीका है, KNaCl Mg Al, ये जो है इसको प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्स गोल्ड। के पोटेशियम तो प्लीज, Na सोडियम तो स्टॉप, Ca कैल्शियम कॉलिंग, Mg मैग्नीशियम कॉलिंग मी, एल्यूमिनियम अ केयरलेस, और जिंक Zn जिंक ज़ेब्रा, Fe आयरन तो इंस्टेड, I से आयरन, I से इंस्टेड। देन कम्स Sn यानी टेन तो ट्राई, Pb लेड लर्निंग, H हाइड्रोजन हाउ, Cu कॉपर तो कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर यानी सेव्स, Au गोल्ड। ठीक है, तो इसमें दो तीन तो ऐसे हैं, मतलब जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, ये तो ऑलरेडी Cu का कॉपर, Hg का मरकरी और Au का गोल्ड, इन तीनों का तो इसमें है ये जो हम ट्रिक देख रहे हैं। और बाकी का हम देख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो KNaCl Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au Pt। अगर हम इसको दो तीन बार देखेंगे, याद करेंगे, ट्राई करेंगे तो हमें ये वैसे भी याद हो सकता है। और अगर फिर भी याद नहीं हो रहा, देन कम्स आर निमोनिक्स, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्स गोल्ड। तो आई होप ये आपको बेनिफिशियल होगा। तो an ore contains a metal in the form of its compound with other elements। ठीक है, after the mining of ore from the ground it must be converted into pure metal। to obtain a metal from its ore is called extraction of metal। हमने क्या किया कि ore में से metal को निकाला, तो ore में से metal को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं extraction of metal। ores are converted into free metal by a number of steps which depend on the type of ore। टाइप ऑफ ओर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज पे भी डिपेंड करती है, और मेटल की रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। क्या? एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। ठीक है, वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी वो सारे जितने भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हमारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में। ओर से लेके और प्योर मेटल तक जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलर्जी। नो सिंगल प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दी मेटल्स। सारे मेटल्स के लिए एक सिंगल प्रोसेस यूज नहीं होता, अलग अलग तरह से अलग अलग मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस पे डिपेंड करता है? मेटल की रिएक्टिविटी पे, इम्प्योरिटी के नेचर पे, और किस तरह का हमें और वो मिला है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, और फिर इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन। एक एक करके हम इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर हम इसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर एक इम्प्योर कंपाउंड है जिसमें कई सारे सैंड और रॉक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। अनवांटेड इम्प्योरिटीज जैसे कि सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्दी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, मिका, इन सबको हम बोलते हैं गैंगुई। ठीक है,
ये हमारे जो एक्चुअल मेटल के साथ बाकी की अनवांटेड इंप्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं, जैसे सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन वगैरह, इनको हम बोलते हैं गैंग्वी। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़। अब इन इम्प्योरिटीज़ को, इन गैंग्यूज़ को रिमूव करने का जो मेथड होता है डिपेंड ऑन सम डिफरेंस इन दी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दी ओर एंड गैंग्वी। ये जो हमने गैंग्वी को रिमूव करना है, तो ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ओर की और गैंग्वी की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। गैंग्वी को रिमूव करके वी गेट अ कंसनट्रेटेड ओर कंटेनिंग अ मच हायर परसेंटेज ऑफ मेटल। हमने अनवांटेड इंप्योरिटीज हटा दी, अब जो हमारे पास ओर मिला है उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल है एज़ कम्पेयर टू पहले वाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ये जो हमें ओर मिला है इसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो चलो। तो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है कंसनट्रेटेड ओर में से, तो हम ये 3 कैटेगरी में मेटल्स को ग्रुप कर देते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है और जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। ये 3 कैटेगरी में हमने मेटल्स को क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ये वाले जो मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव है, हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हम इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से, मीडियम रिएक्टिव मेटल को रिडक्शन से और हीटिंग से, और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो फाउंड इन नेटिव स्टेट एज मेटल, ठीक है। Highly reactive metals such as potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum are placed high up in the reactivity series in its upper part. Highly reactive metal are extracted by the electrolytic reduction. Electrolytic reduction से हम highly reactive metals को extract करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास moderately reactive metals हैं, moderately reactive metals which are in the middle of reactivity series are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, sodium, calcium. जो moderately reactive metals हैं वो हम extract करते हैं उनको उनकी oxides के reduction से। कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, इनके साथ उनकी ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और लेस रिएक्टिव मेटल्स कैसे मिलते हैं हमें, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट अलोन। मॉडरेटली रिएक्टिव को तो हमने कार्बन, एल्यूमिनियम वगैरह से रिड्यूस किया था, और लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम रिड्यूस करेंगे सिर्फ हीट करके, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमने मेटल्स देख लिए, क्लासीफाई कर लिया, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल किससे ऑब्टेन हुआ था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल रिड्यूस मतलब एक्सट्रैक्ट हुआ था कार्बन, एल्यूमिनियम वगैरह से रिड्यूस करके, और लेस रिएक्टिव मेटल हमें मिलता है बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट अलोन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है जो कि उसकी एक्टिविटी सीरीज में वो बहुत लो होता है, ठीक है। मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। मतलब मरकरी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बस उसकी सल्फाइड ओर को एयर में हीट कर दो तो हमें मरकरी मिल जाएगा। अब ये होता कैसे है कि सबसे पहले मरकरी मेटल इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी सल्फाइड ओर, जिसको हम कहते हैं किनेबार, मतलब HgS इसका फॉर्मूला होता है, जो कि एक्चुअली मरकरी सल्फाइड होती है। और किनेबार में से मरकरी को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंसनट्रेटेड मरकरी सल्फाइड है या फिर किनेबार ओर है इज रोस्टेड इन एयर व्हेन मरकरी ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। सबसे पहले जो कंसनट्रेटेड मरकरी सल्फाइड है उसको हम रोस्ट करेंगे एयर में, उसके बाद हमें मरकरी ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो हमने मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रोस्ट किया, मतलब एयर में उसको रोस्ट किया, तो हमें मिला मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये मरकरी ऑक्साइड हीट होगा टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, मरकरी ऑक्साइड को हमने क्या किया, हमने मरकरी ऑक्साइड को हीट किया, मतलब इसका रिडक्शन किया। तो जब अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करेंगे तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म मरकरी मेटल। मरकरी ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और मरकरी मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। तो मरकरी मेटल हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ मरकरी ऑक्साइड बाय हीट अलोन। मरकरी सल्फाइड इज कॉल्ड मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड मरकरी ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो मरकरी सल्फाइड है इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड, मरकरी ऑक्साइड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो हमारी मरकरी सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड थी, उसको हमने रोस्ट किया एयर के साथ, एयर की प्रेजेंस में रोस्ट किया, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यानी कि मरकरी सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मरकरी ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद ये जो मरकरी ऑक्साइड फॉर्म हुई है इसको हमने इसका रिडक्शन किया, मतलब इसको हीट किया टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, तो मरकरी ऑक्साइड रिड्यूस हो गया इनटू मरकरी मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ कम्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है विच इज क्वाइट लो इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड आता है ना, और क्यों आता है, क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। कॉपर कैसे मिलता है हमें, कॉपर मिलता है उसकी सल्फाइड की ओर को एयर में हीट कर दो तो हमें कॉपर मिल जाएगा। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हमने रोस्ट किया, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिला, और जब गुड अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, तो
सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड, ठीक है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में, तो जो रोस्टिंग की मतलब रोस्टिंग के लिए जो एयर की सप्लाई है वो स्टॉप हो जाती है, और एयर के एब्सेंस में कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है रिएक्ट्स विद दी रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड, जो बाकी का कॉपर सल्फाइड बचा है उसके साथ ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि एयर की सप्लाई कम हो गई, यानी कि एयर एक तरह से एब्सेंट हो गई। तो जब एयर एब्सेंट होगी तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है बचे हुए रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव है मतलब न ज़्यादा न कम, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इनकी ऑक्साइड्स विच अकर इन दी मिडल ऑफ द रिएक्टिव, इनकी ऑक्साइड जो है कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन, इनकी ऑक्साइड्स को हम सिर्फ हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते, दे नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है ना फॉर द रिडक्शन टू मेटल, दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नाउ कम्स द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को समझते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता क्या है। इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बोल सकते हैं। इम्प्योर मेटल है उसको प्योर करना इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ये मेटल को प्योरीफाई या रिफाइन करने का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से मेटल की रिफाइनिंग होती है। कई सारे मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू ही मतलब प्योरीफाई होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अगर किसी इम्प्योर मेटल को हमें रिफाइन करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। इम्प्योर मेटल के एक थिक ब्लॉक को हमने एज एन एनोड बना दिया और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप को हमने बना दिया कैथोड। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। एनोड क्या है इसमें, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड हमने बना दिया जो इम्प्योर मेटल है उसका एक थिक ब्लॉक, ठीक है। एनोड पे है इम्प्योर मेटल, कैथोड पे है प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। जो मेटल हमें रिफाइन करना है उसका वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को हमने एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है और उस प्योर मेटल को हमने कैथोड की तरह यूज किया है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और इम्प्योर मेटल की थिक स्ट्रिप को हमने एनोड बना दिया, ठीक है। एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा और कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम देखते हैं कॉपर की। तो द apparatus used by for the electrolytic refining of copper has been shown in figure 83। ये जो फिगर में शो हो रहा है ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। ये वाला जो भी ये डायग्राम है, फिगर है, इसमें हमें बताया है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या बोला था, हम इलेक्ट्रोलाइट किसे यूज करेंगे, मेटल के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को। तो मेटल क्या है इसमें, कॉपर। कॉपर के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को हमने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया है, यानी कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एसिडिफाई किया है और इम्प्योर मेटल की हमने एनोड बनानी थी, तो इम्प्योर मेटल मतलब इम्प्योर कॉपर की थिक ब्लॉक को हमने बना दिया एनोड, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा। ये जो है इम्प्योर कॉपर एज एनोड, और इधर क्या होगा, इधर होगा प्योर कॉपर मेटल एज कैथोड, और जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन है, और ये है बीच में बैटरी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इम्प्योर कॉपर जो है फ्रॉम एनोड डिसॉल्व एंड गोज इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये जो इम्प्योर मेटल है जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस पूरे सेटअप में, तो जो इम्प्योर कॉपर है फ्रॉम एनोड वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और प्योर कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस्ड ऑन दी कैथोड। यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा। सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कलेक्ट बिलो द एनोड एज एनोड मड। जो इंप्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो हैं वो एनोड के नीचे एनोड मड की तरह कलेक्ट हो जाती हैं। ये एनोड के नीचे जो इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है पूरे सोल्यूशन में वो जमा हो जाती हैं एनोड के नीचे एज एनोड मड, ठीक है। और जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं ये तो इनसॉल्युबल है, और जो सॉल्युबल है वो कहाँ चली जाती हैं, गो इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरोजन, ठीक है। अब भैया कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब है ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। मेटल की सरफेस पे एयर के एक्शन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, किसी भी केमिकल जैसे कि एसिड की वजह से जब मेटल का सरफेस ऐसा लगता है कि खाया हुआ है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कोरोजन, मतलब जंग लगना। मेटल पे जंग लग जाती है, वो क्यों होता है, एयर की प्रेजेंस की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है, और कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो कि उस मेटल की सरफेस पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच अल्टीमेटली ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। जो मेनली हमने देखा है कि आयरन पर मेनली हमने जंग देखी है, तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वो चलता ही रहता है और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पूरा आयरन का ऑब्जेक्ट वो पूरा ही खराब हो जाता है, ठीक है। आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं, मैंने अभी बताया। चलो देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में थोड़ा और। तो जब आयरन का ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर में या डैम्प एयर में हमने ऐसी खुला छोड़ दिया है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। काफी मतलब कुछ कंसिडरेबल टाइम तक हमने आयरन के ऑब्जेक्ट को ऐसे खुला छोड़ दिया एयर या वाटर में, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक रेड ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस कवर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। और रस्टिंग का जो फॉर्मूला है, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या है, मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है।
हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला हो गया Fe2O3.XHUO। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर X वेरीज, इट इज नॉट फिक्स्ड। ये जो X नंबर है ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करता रहता है। रस्ट एक ब्राउन मतलब रेडिश ब्राउन कलर का कोई भी एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं रस्ट, और हमने आयरन नेल्स के ऊपर, स्क्रूज, पाइप्स, रेलिंग्स वगैरह के ऊपर हमने रस्ट देखा है, ठीक है। एंड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ कंडीशंस भी जरूरी होती है, मतलब किन किन कंडीशंस में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है मेनली, ठीक है। तो सबसे पहले तो एयर का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर रस्टिंग हो रही है तो यानी कि एयर की वजह से हो रही है या फिर वाटर की वजह से हो रही है। एयर यानी ऑक्सीजन, वाटर यानी मॉइस्चर, मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन देखने को मिलता है हमें। डैम्प एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, तो डैम्प एयर अलोन सप्लाइज बोथ द थिंग्स, मतलब डैम्प एयर जो होती है उसमें मतलब जो मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाली हवा, उसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एयर और वाटर दोनों को ही मतलब दोनों ही प्रेजेंट है। अगर डैम्प एयर प्रेजेंट है तो यानी कि एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, जो कि रस्टिंग के लिए जरूरी होता है। और ऑर्डिनरी वाटर हैज ऑलवेज सम एयर डिसॉल्व इन इट, सो ऑर्डिनरी वाटर अलोन ऑल्सो सप्लाइज बोथ द थिंग्स एयर एंड वाटर नीडेड फॉर रस्टिंग। मतलब डैम्प एयर और ऑर्डिनरी वाटर ये दो ऐसी चीजें हैं जो दोनों चीजें जो हमें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये दोनों चीजें हमें सप्लाई करती हैं फॉर दी रस्टिंग। नाउ कम्स प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम कैसे कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। Several methods are used to protect the iron object from rusting या corrosion. Most commonly used methods कौन कौन से हैं? Coating the iron object with something to keep out air and water which can cause rust. Mainly हम क्या करते हैं रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन ऑब्जेक्ट को किसी चीज से कोट कर देते हैं जिससे कि एयर और वाटर दूर रह पाए, जिसकी वजह से रस्टिंग ना आए। वेरियस कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन वो हमें दे रखे हैं, लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। ये मोस्ट कॉमन मेथड है रस्टिंग को प्रिवेंट करने का, टू कोट इट्स सरफेस विद अ पेंट। जब when a coat of paint is applied to the surface of an iron object, then air and moisture cannot come in contact with the iron object and hence no rusting takes place. अगर हमने आयरन के सरफेस के ऊपर पेंट का कोट कर दिया तो एयर और मॉइस्चर उस आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो उससे फिर रस्टिंग नहीं होगी। आयरन आर्टिकल्स जैसे कि विंडो ग्रिल्स, रेलिंग्स, स्टील फर्नीचर, आयरन पाइप, आयरन ब्रिजेस, रेलवे कोचेज, शिप्स, बॉडीज ऑफ कार्स, बसेज, ट्रक्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको हम पेंट करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग इज बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। जब हम ग्रीस या ऑयल अप्लाई करते हैं टू द सर्फेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट तो एयर और मॉइस्चर उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, तो इस वजह से रस्टिंग नहीं होती। जैसे मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में हम ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उनमें स्मूथनिंग आ जाती है और उनमें जंग नहीं लगती, मतलब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो नहीं आ पाते। द थर्ड मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, मतलब आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल डिपॉजिट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्यों है? गैल्वेनाइजेशन होता कैसे है? गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक मेटल। आयरन के ऑब्जेक्ट को मोल्टन जिंक मेटल में उसको डिप कर देते हैं तो एक थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाती है। ये जो जिंक मेटल की थिन लेयर है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट वो उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जिंक मेटल डैम्प एयर के कांटेक्ट में आके कोरोड नहीं होता है। तो आयरन शीट यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम्स, डस्टबिन, शेड, मतलब रूफ वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो आयरन शीट यूज होती है आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट इट देयर रस्टिंग। आयरन पाइप्स यूज फॉर वाटर सप्लाई आर आल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो वाटर सप्लाई के लिए आयरन पाइप्स यूज होते हैं उनको भी हम गैल्वेनाइज करते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। Due to the formation of a dull layer of aluminium oxide on exposure to moist air, the aluminium vessel loses its shine very soon after use. Aluminium vessels जो होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन, उनके ऊपर क्या होता है? एक डल लेयर फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक डल लेयर फॉर्म हो जाती है उसकी सरफेस पे, इस वजह से एल्यूमिनियम वेसल्स अपनी शाइन जल्दी लूज कर देते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल ईजिली मतलब क्विकली कोरोड होना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर। मतलब आयरन से जल्दी कोरोड होता है एल्यूमिनियम। तो जब एल्यूमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, जो कि उसको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब कोरोजन कभी कभी यूजफुल भी होता है, बिकॉज अ न्यूली कट पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल कोरोड्स इजीली टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस व्हिच देन प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम पीस फ्रॉम फर्दर कोरोजन। मतलब एक न्यूली कट पीस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोरोड हो गया क्विकली टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम मेटल कोरोड हो गया इजीली टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है ऑन इट्स सरफेस वो एल्यूमिनियम के पीस को प्रोटेक्ट करेगा फर्दर कोरोजन से। तो एल्यूमिनियम आर्टिकल जैसे एल्यूमिनियम के वेसल्स जो होते हैं आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर उनके ऊपर डिपॉजिट हो गई, इस वजह से एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो एयर और वाटर से ज़्यादा अटैक नहीं हो पाते एंड हेंस नॉट इजीली कोरोडेड। तो एक कॉमन मेटल जो कि कोरोजन से हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब कोरोजन आसानी से नहीं हो पाता इस मेटल पे, उसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम। नाउ कम्स कोरोजन ऑफ कॉपर। द कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेयर ऑन देम। कॉपर के जो चीज़ें होती हैं कॉपर ऑब्जेक्ट्स अपनी शाइन इजीली लूज कर देते हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उनके ऊपर कॉपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। जब कॉपर ऑब्जेक्ट डैम्प एयर में एक कंसिडरेबल टाइम तक रखे जाएंगे तो कॉपर रिएक्ट कर जाएगा स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कॉपर रिएक्ट करता है स्लोली विद CO2 एंड वाटर ऑफ एयर टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग
ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉपर के ऊपर किसकी लेयर जमा होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है ग्रीन कलर की। फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट कोरोड्स इट, फिर कॉपर कोरोड हो जाता है। प्लीज नोट दैट द ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो होती क्या है? वो होती है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, यानी कि मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। Now comes corrosion of silver. When a shining metal object loses its shine and become dull, we say that it has been tarnished. जब कोई shiny metal अपनी shine lose कर देता है और dull हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि इसने it has been tarnished, मतलब ये tarnish हो चुका है, इसने अपनी shine lose कर दी है। When silver objects are kept in air, they get tarnished and gradually turn black. जब हम silver object को air में रखते हैं तो वो tarnish हो जाते हैं gradually और फिर gradually काले पड़ जाते हैं। अब ये होता कैसे है कि सिल्वर एक हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, हाईली अनरिएक्टिव मेटल है सिल्वर, तो इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर इजिली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है इजीली बिकॉज इट इज वेरी अनरिएक्टिव मेटल। बट एयर यूजुअली कंटेन्स अ लिटिल ऑफ सल्फर कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस भी प्रेजेंट होती है हमारी एयर में, तो सिल्वर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ स्लोली रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, स्लोली कंबाइन करना शुरू हो जाते हैं टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करते सिल्वर, लेकिन एयर में कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की तरह सल्फर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिल्वर मेटल क्या करता है? सिल्वर ऑब्जेक्ट स्लोली कंबाइन होना शुरू हो जाता है विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। उससे क्या होता है? सिल्वर ऑब्जेक्ट की शाइनिंग कम हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड कोटिंग ऑन देयर सरफेस। तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं और बाकी के सिल्वर आर्टिकल्स ग्रेजुअली ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। बात करते हैं हम अपने गोल्ड और प्लेटिनम की। ठीक है, तो गोल्ड एक येलो शाइनी मेटल है। गोल्ड मेटल कोरोड नहीं होता जब हम उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। गोल्ड कोरोड क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक हाईली अनरिएक्टिव मेटल है जो कि एयर से, वाटर वेपर से और बाकी के गैसेज जो प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में, सबसे वो क्या होता है, मतलब अनअफेक्टेड रहता है। गोल्ड ना अपनी लस्टर खोता, सालों साल ऐसे ही रहता है। सिंस गोल्ड डज नॉट कोरोड देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स लुक न्यू इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ यूज। क्योंकि गोल्ड में कोई कोरोजन नहीं होता तो इस वजह से काफी साल बाद तक भी जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड की चीजें होती हैं, वो सालों साल तक भी नहीं लगती हैं। We can now say that gold is used to make jewelries because of its bright shiny surface and high resistance to corrosion. ठीक है, अब ये क्या है? ये है golden temple. Gold metal is used in leaf form on golden temple as it is a highly unreactive and does not corrode on exposure to air. Thin gold leaf coating not only adds long lasting beauty, it also protects the marble structure beneath from the corrosion. होता क्या है? ये जो golden temple है इसमें गोल्ड मेटल को लीफ फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव है और एयर की एक्सपोजर में वो कोरोड नहीं होता। तो गोल्ड ना ही सिर्फ उसको एक ब्यूटी देता है, लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी, बट इसके अंदर जो मार्बल प्रेजेंट है उसको भी वो कोरोजन से बचाता है। इस वजह से गोल्डन टेम्पल में गोल्ड एज इन अ लीफ फॉर्म यूज की गई है। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज व्हाट आर अलॉयज। भाई अलॉयज क्या होते हैं? अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल का, मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर है सिंपली। अलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, या फिर एक मेटल एंड अनदर नॉन मेटल। जैसे ब्रास, ब्रास एक अलॉय है दो मेटल्स का, कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बनता है। जो स्टील है वो अलॉय है एक मेटल और सम अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, मतलब आयरन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, तो आयरन और कार्बन को मिला के स्टील बना। कॉपर मेटल है, जिंक भी मेटल है, तो कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बना। एंड अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वेरियस मेटल इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट में मेटल्स को हमने मिक्स कर दिया इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, और मिक्स करने के बाद क्या किया, उनको कूल कर दिया, मिक्सचर को कूल कर दिया एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद हमें अलॉय मिल गया। फिर से सुन लो, अलॉय कैसे मिलता है कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स या एक मेटल और दूसरा स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल को हमने मॉल्टन स्टेट में मिक्स किया। मेटल की मॉल्टन स्टेट में रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने उसको मिक्स कर दिया, उसके बाद रूम टेम्परेचर पर उसको कूल किया, उसके बाद हमें अलॉय मिल गया। अलॉय ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल। नॉन मेटल वाला जो अलॉय है वो कैसे बनता है? जैसे स्टील की तरह जो अलॉय होते हैं, आयरन और कॉपर का अलॉय है स्टील, तो ऐसे वाले अलॉयज बनते हैं कि सबसे पहले तो हमने मेटल को मेल्ट कर दिया, उसके बाद नॉन मेटल को उसमें डिसॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर दिया। ये तो हो गया मेटल और नॉन मेटल वाला अलॉय। ठीक है, और मेटल का अलॉय तो दोनों मेटल को हमने मॉल्टन स्टेट में मिक्स किया इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, उसके बाद हमने रूम टेम्परेचर पे कूल कर दिया। ठीक है, Each alloy has certain useful properties. Properties of an alloy are different from the properties of the constituent metal. जो एक्चुअल मेटल होता है और जो अलॉय होता है उस मेटल का, उन दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस होता है। From which it is, मतलब इन जनरल क्या होता है, alloys are stronger than metal from which they are made. मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं alloys, मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं alloys, मेटल से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से। alloys are more resistant to corrosion than the metals. alloys के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है than the alloys, और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है alloys की, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम है alloys की एज कम्पेयर टू दी प्योर मेटल। कुछ अलॉयज के बारे में तो हमें पता भी होना चाहिए, जैसे कि ड्यूरेलियम या ड्यूरेलियम और मैग्नीलियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्जर एंड एमेलगम। ये कुछ कॉमन अलॉयज हैं, ब्रास, ब्राउन्स, सोल्जर, एमेलगम। अलॉय ऑफ गोल्ड देखते हैं, अलॉय ऑफ गोल्ड क्या है। तो अलॉय ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड इज सेड टू बी ऑफ 24 कैरेट। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है,
और ये बहुत सॉफ्ट होता है, ड्यू टू विच इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। गोल्ड इज अलॉयड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर। गोल्ड को हम सिल्वर के साथ या कॉपर के साथ अलॉय बना देते हैं टू मेक इट हार्ड, क्योंकि गोल्ड एक्चुअल में सॉफ्ट होता है और 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और ये जो हार्ड अलॉय है गोल्ड का, ये मोर सुटेबल होता है ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, मतलब 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट ऑफ ईदर सिल्वर और कॉपर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। 22 कैरेट का गोल्ड होता है जो ऑर्नामेंट्स में यूज होता है इंडिया में, वो 22 कैरेट का गोल्ड होता है। इसका मतलब क्या है, गोल्ड तो 24 कैरेट का है, लेकिन गोल्ड के 22 पार्ट, प्योर गोल्ड के 22 पार्ट को हमने अलॉय बनाया है विद 2 पार्ट ऑफ या तो सिल्वर या कॉपर, ठीक है। तो 22 कैरेट गोल्ड इज एन अलॉय ऑफ गोल्ड विद सिल्वर और कॉपर। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है, आयरन पिलर एट दिल्ली। दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर प्रेजेंट है वो किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, लेकिन उस पर आज तक रस्ट नहीं आई है। ये जो आयरन पिलर बना था, ये बना था 400 BC में, 400 BC में बाय द इंडियन आयरन वर्कर्स। दो wrought iron rust slowly with time, but the Indian iron workers have developed a process which prevented the wrought iron pillar from rusting even after thousands of years। आयरन पिलर wrought iron का बना हुआ है, मतलब which is a low carbon steel, low carbon steel का बना हुआ है। हालांकि ये जो रॉट आयरन है वो इजीली रस्ट हो जाता है मतलब स्लोली रस्ट होता है विद टाइम, बट इसमें जो हमने आयरन पिलर में एक ऐसी प्रोसेस यूज की है जो कि रॉट आयरन पिलर को रस्टिंग से प्रिवेंट करती है इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। रस्टिंग हैज बीन प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ द आयरन पिलर पर रस्ट क्यों नहीं लगी है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन की मैग्नेटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है ऑन द सर्फेस एज अ रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द पिलर, पेंटिंग इट विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। क्या किया है, आयरन के ऊपर एक थिन फिल्म बन गई है आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड की, Fe3O4 की एक थिन फिल्म बन चुकी है ऑन दी सर्फेस एज अ रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट गिवन टू दी पिलर। उसके बाद पेंटिंग इट विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट, कई सारे सॉल्ट्स के मिक्सचर के साथ, उसके बाद उसको हीट करके क्विंच करके मतलब रैपिडली कूल करके उसको बनाया गया है। आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई और 600 किलो का है, मतलब 6 टन का है वेट में और 8 मीटर उसकी हाइट है। दिस आयरन पिलर स्टैंड्स इन गुड कंडीशन मोर देन 2000 ईयर्स आफ्टर इट वॉज मेड। बना कब था, 400 BC में, मोर देन 2000 ईयर्स के बाद भी अभी वो एज इट इज वहीं पे उसी कंडीशन में खड़ा है। Iron pillar at Delhi is a wonder of ancient Indian metallurgy. It tells us that ancient Indian had good knowledge of metal and their alloys. हमें तो भाई ये बुकिश लैंग्वेज से पता चल रहा है कि हाँ ये मेटल्स ऐसे होते हैं, ऐसे अलॉयज होते हैं, बट जो एंशियंट इंडियंस थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी अबाउट दी मेटल्स एंड अलॉयज, और इसी को यूज़ करके उन्होंने आयरन पिलर बनाया जो कि मोर देन 2000 ईयर्स बाद भी एज इट इज उसी कंडीशन में बिना कुछ रस्टिंग हुए, बिना कुछ हुए, एज इट इज वहीं पे खड़ा है, ठीक है। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।